एक पत्रकार जो पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र के अस्पताल माफियाओं से लड़ाई लड़ रहा था, उसे जलाकर मार दिया जाता है और प्रशासन जांच के नाम पर आश्वासन देने में लगा हुआ है। अविनाश की पूरी लड़ाई किन लोगों से थी और अविनाश के बड़े भाई किन लोगों पर शक जता रहे हैं तथा अविनाश ने 15 तारीख को लेकर अपने फेसबुक स्टेटस पर क्या लगाया हुआ था, इन सब पर एक एक कर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 9 तारीख की रात को कोई पत्रकार अपने घर से गायब हो जाता है और उसके बाद जब थाने में उसके बड़े भाई आवेदन देते हैं, तब भी प्रशासन को यह जरूरी नहीं लगता कि जिन लोगों पर शक जताया जा रहा है उनसे पूछताछ की जाए। इसके बावजूद प्रशासन को यह नहीं लगता कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक जांच किया जाए। घर से गायब होने के 4 दिन बाद अविनाश का अधजला शव बरामद होता है और इसके बावजूद अविनाश के बड़े भाई यह बोल रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या जांच की जा रही है उसके बारे में मुझे पता तक नहीं। मतलब कि प्रशासन आराम से आंख मूंद कर पूरा मामला देखते हुए भी शांत होकर चैन की नींद सो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि अविनाश की मौत शव बरामदगी से 4 दिन पहले ही हो चुकी थी, जो यह बताता है कि अविनाश को पहले ही मारकर फेंका जा चुका था और प्रशासन कछुआ वाली चाल से अपनी जांच कर रही थी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश एक पत्रकार होने के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे। सबसे खास बात यह है कि वे पिछले कुछ समय से लगातार अपने क्षेत्र के अस्पताल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और फर्जी नर्सिंग होम का जो संचालन किया जा रहा था उसके विरुद्ध बोल रहे थे। उन्होंने अपने फेसबुक पर जिस स्टेटस में लिखा था कि 15 तारीख को गेम रीस्टार्ट होने वाला है, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि वे 15 तारीख को कुछ बड़े खुलासे करने वाले थे, जो उसी क्षेत्र के कुछ बड़े अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध हो सकता था। उनके द्वारा लिखा गया एक आवेदन पत्र भी सामने आया है, जिसे उन्होंने 2020 में लिखा था और उसमें उन्होंने अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध ही लिखा है। उन्होंने लिखा था कि छापेमारी के दौरान कई फर्जी नर्सिंग होम सामने आए थे और उन सबको बंद कराने का आदेश भी दिया गया था, लेकिन सरकारी आदेश होने के बावजूद कोई भी नर्सिंग होम बंद नहीं किया गया। वे लगातार प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों का किए जा रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। इसी साल के सितंबर महीने में भी उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने एक नर्सिंग होम का नाम लेकर लिखा था कि वह बिना किसी मानक के पालन किए हुए अवैध तरीके से दलालों की मदद से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने आवेदन देकर मांग की थी कि अवैध तरीके से चल रहे इस नर्सिंग होम पर कार्रवाई की जाए और अवैध तरीके से चल रहे इस नर्सिंग होम के पीछे जिन भी व्यक्तियों का हाथ है उन्हें सख्त सजा दी जाए। इसके अलावा अविनाश द्वारा इसी वर्ष के जून महीने में भी एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिसमें एक अस्पताल का नाम लेकर कहा गया था कि वहां गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है। अब यह सब वह कहानी है जो अविनाश की हत्या के पीछे की गुत्थी को सुलझा सकता है। अविनाश पिछले कुछ समय से लगातार अवैध नर्सिंग होम चला रहे लोगों के पीछे पड़े थे और अवैध नर्सिंग होम चला रहे लोग अविनाश के पीछे पड़े थे। 9 तारीख की रात को अविनाश फोन से बात करते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वे कहीं गायब हो जाते हैं। इसके बाद उनके बड़े भाई थाने में जाकर एक पत्र देते हैं, लेकिन स्थानीय थाना के द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके 4 दिन बाद अविनाश का अधजला शव बरामद किया जाता है। अब अविनाश को लेकर पूरे बिहार में राजनीति तेज है। अविनाश के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन इसके पहले भी बिहार में कई पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं और उसके लिए भी इस प्रकार की मांग होती रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक पत्रकार सवाल उठाने के कारण मारे जाते रहेंगे। पप्पू यादव ने इस मामले पर कहा है कि वह उस माफिया का पर्दाफाश करके ही रहेंगे, चाहे वह सरकार का कोई मंत्री ही क्यों ना हो। अभी तक लगातार इसी बात पर चर्चा चल रही है कि अविनाश की हत्या में अस्पताल माफियाओं का हाथ हो सकता है, लेकिन इसके अलग इसके राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। फिलहाल बिहार में आप माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि कभी बालू माफिया तो कभी अस्पताल माफिया के ऊपर हत्या का आरोप लगता है और कई बार तो माफिया पुलिस की टीम पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन सब कुछ आराम से बर्दाश्त कर रहा है। अविनाश के लिए पूरे बिहार से न्याय की मांग की जा रही है
और हम भी चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि आगे किसी भी पत्रकार को डरने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे पीयू चौरसिया खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।